देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, हकीकत और काल्पनिकता में बहुत फर्क होता है। ये कहानी जिसने मुझे कुछ बेहतरीन और डरावने दृश्य के पदों का मंजर पेश कराया, उसे भूल पाना तो मेरे लिए कायम नहीं है। लेकिन जब मैं इस घटना का बखान करता हूँ तो मेरे अंदर से किसी बिजली की भांति करंट उत्पन्न होता है। इतवार की सुबह थी, जब सुबह सुबह सर्द के इस मौसम में मैं अपने घर के बाहर खड़ा होकर धूप का आनंद ले रहा था। शरीर पर पड़ने वाली इस हल्की हल्की धूप से अंदर एक अजीब सा आनंद का एहसास हो रहा था। आज मैं बहुत खुश था, जो कि मुझे अपनी दीदी के यहाँ जाना था। मेरी दीदी का ससुराल मेरे गांव से करीब 5 घंटे का सफ़र है और ये सफ़र मुझे एक बस से तय करना था। गांव से 5 घंटे का सफ़र मुझे डबल सीट बस में करना था। लोकल बस में अगर मैंने सफ़र करने की कोशिश की तो वो बस मुझे बहुत देर के साथ वहाँ तक पहुँचा पाएगी। जैसे तैसे दोपहर के 1 बजने को आए और तब जाकर कोहरा हटा और कोहरे के हटते ही मैं पूरे तरीके से तैयार होकर बाजार के लिए निकल गया। वहाँ से मुझे बस पकड़नी थी। करीब आधे घंटे तक मैं डिपो पर बैठकर बस का इंतज़ार करता रहा और उसके बाद जब बस आई तो पहले से ही मैंने टिकट तो ऑनलाइन ही बुक कर ली थी। बस के आते ही मैं बस में सवार हो गया और उसके बाद डुंडलोड गांव को काटते हुए हमारी बस आगे बढ़ी। लेकिन जैसे बस ने उस गांव को पार किया तो अचानक ही बस थम गई। बस के अंदर लगे इस ब्रेक से मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आया। मैं तत्काल बस कंडक्टर के पास गया तो उसने बताया कि बस में ठंड के कारण कुछ गड़बड़ी हुई है। बस ड्राइवर के मुताबिक बस में मौजूद ये समस्या ज़्यादा गंभीर नहीं थी। शायद आज मेरी किस्मत ही खराब थी कि इस तरह बस को अनजानी समस्या के कारण रोकना पड़ा और बस में मौजूद इस खराबी को टाइम लगने की वजह से मैं भी बस से नीचे उतरकर टहलने लगा। हालांकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, ऐसे में मुझे बस के अंदर ही रुकना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मैं ठंड में ही घूमता रहा। और उसके बाद जब बस ने पहली बार अपनी हेडलाइट दिखाई तो मैं चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। बस की सीट पर बैठते मुझे पता चला कि अब बस यहाँ से आगे ही नहीं जाएगी। किसी कारणवश बस को यहीं पर रोकना होगा। और बस के अंदर जो इतनी देर से छोटी बीमारी लग रही थी, दरअसल वो कोई छोटी मोटी समस्या नहीं थी, बल्कि बस का इंजन सीज हो चुका था और ऐसे में बस का चलना पूरी तरह से नामुमकिन था। और इस वक्त हम एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहां पर आजू बाजू में लंबे लंबे पेड़ पौधे नजर आ रहे थे। इसके अलावा कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा था। इसका मतलब साफ था कि इस कच्ची सड़क पर और किसी गाड़ी का मिलना शायद नामुमकिन ही होगा, मगर एक कोशिश तो बनती थी। मैं उस बस के कुछ यात्रियों के साथ बस से नीचे उतर गया और बस के कंडक्टर ने हमें कुछ पैसे भी लौटा दिए। मैं भी अपने किराए को जेब में डालकर उस सड़क के ऊपर उन 3 यात्रियों के साथ साथ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे जाने के बाद हमें एक गाड़ी खड़ी नजर आई। उसके बाद जब मैं उन दोनों यात्रियों के साथ उस गाड़ी के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो गाड़ी एक खंडर की तरह थी। उसके ऊपर मिट्टी का जमावड़ा लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो काफ़ी सालों से वो गाड़ी ऐसे ही पड़ी हो। कुछ देर तक तो मैं उस गाड़ी के चारों तरफ घूमता रहा। दरअसल मैं इस चीज़ को एंजॉय कर रहा था और सिर्फ उस गाड़ी को हाथ लगाया तो उसके अंदर से हॉर्न की आवाज़ आई और इतना सुनकर तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। साथ ही उन दोनों यात्रियों के चेहरे भी हक्के बक्के रह गए। एक पुरानी पड़ी खंडर गाड़ी जिसके ऊपर पूरी तरह से मिट्टी जमी हुई थी और उसके अंदर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आना, ये तो संभव ही नहीं था। फिर ऐसा कैसे हुआ? अभी ये सब चल ही रहा था कि अचानक ही एक बार फिर से हमें ऐसा लगने लगा कि हमारे अलावा भी यहाँ पर चारों तरफ कोई टहल रहा है, जिसकी कदमों की आहट आ रही है। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिल में एक अलग ही डर बैठ गया था। बार बार ऐसा लगने लगा मानो कुछ होने वाला है। फिर मैंने उन लोगों को वहाँ से निकलने को कहा और इससे पहले कि हम वहाँ से निकल पाते कि जुनैद नाम का एक यात्री टॉयलेट करने लगा। टॉयलेट करने के बाद अचानक उसके पेट में दर्द हुआ और दर्द के मारे वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। किसी तरह मैंने जुनैद का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ साथ आगे लेकर जाने लगा। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हमें एक गाड़ी की हेडलाइट उस काली रात के बीचों बीच हमारे कदमों में पड़ती हुई नजर आई और उसे देखते ही मैंने उसके सामने अपना हाथ दिखाया। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस गाड़ी वाले ने पहले अपनी गाड़ी की रफ्तार को एकदम स्लो कर दिया। उस गाड़ी को अपने आसपास आकर रुकता देख मेरे मन में एक खुशी हो रही थी
शायद अब हम जल्दी से निकल जाएंगे। फिर वो गाड़ी हमारे पास आई तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने मात्र एक बार इस गाड़ी को पहले भी कहीं पर देखा था। जब मेरी नज़र उस गाड़ी की नंबर प्लेट पर गई तो वो एक अजीब सी नंबर प्लेट थी, मानो ये नंबर प्लेट सालों पहले बनाई गई हो। दरअसल इस नंबर प्लेट के ऊपर किसी का नाम भी लिखा हुआ था। मुझे नहीं पता कि वो क्या नाम था। अंधेरे की इस रात में मुझे सब कुछ सही से नजर नहीं आ रहा था और इतने में ही मेरी नज़र एक बार फिर वहीं पर मौजूद हमारे साथी यात्री जुनैद पर पड़ी तो उनका पूरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। उनके हाथ पसीने से भीग चुके थे। बस के इस सफर ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया था कि अब हम लोग क़यामत की आंधी में फंसने वाले थे। इससे पहले कि हम सभी उस गाड़ी के अंदर बैठते कि उस गाड़ी का दरवाज़ा खुल गया और जैसे उस गाड़ी के दरवाजे खुले तो उसके अंदर से बहुत जोर की हवा बाहर निकलने लगी और इस तेज तर्रार हवा से मेरा पूरा बदन पीछे खिसकने लगा। बदन में घबराहट होने लगी। तभी एक तेज स्पीड में आने वाली ट्रक ने जुनैद को कुचल दिया। वो बहुत ही जोर से सड़क पर गिरा और फिर उस ट्रक के पहिए में फंस गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। जुनैद का पूरा शरीर सड़क से चिपक चुका था और उसका मांस भी लगभग सड़क से चिपक ही गया था। फिर अचानक उस ट्रक ने एक बहुत रफ्तार के साथ वहां से रफा दफा होने का काम किया और अमूमन एक एक्सीडेंट के बाद गाड़ी और ट्रक ड्राइवर भाग निकलते। जुनैद तो मर चुका था लेकिन अब हमें चिंता होने लगी कि हमारी भी कुछ ऐसी मौत ना हो। फिर मैंने उस गाड़ी के अंदर बैठना ही सही समझा और गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए उसके अंदर बैठ गया। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। आज मौसम बड़ा ठंडा था और बारिश की कुछ बूंदें भी गाड़ी पर अब गिरने लगी थी। अचानक बारिश का शुरू हो जाना भी एक अचंभित करने वाली बात थी क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। और जब पानी की बूंदें गाड़ी पर गिरना शुरू हुई थी कि उस ड्राइवर ने कहा, भाई साहब आपको कहाँ जाना है? ड्राइवर की आवाज़ सुनकर मेरे अंदर एक बम सा फट गया। मेरे अंदर ही अंदर बेचैनी होने लगी कि ये ड्राइवर कौन है और उसकी इतनी भारी और डरावनी आवाज़ मैं पहली बार सुन रहा था। आज से पहले मैंने इतनी खौफनाक आवाज़ अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी थी। और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता कि अचानक उस गाड़ी चालक ने पीछे मुड़ते हुए कहा, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ कहाँ पर जाना है तुम्हें? उसका वो भयंकर चेहरा देखकर मैं सुन्न पड़ गया था। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी ओर देख सकूं। हद तो तब हो गई जब मैंने देखा कि उस आदमी के सर पर किसी राक्षस की तरह नजर आने वाले दो बड़े बड़े सींग थे और उसके दांत भी बहुत लंबे लंबे दिख रहे थे। मैं तो एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। मुझे लगा कि अब तो जिंदगी बचाना भी मुश्किल होगा, लेकिन अपनी जान की भीख मांगते हुए मैं उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन वो कहते हैं ना, प्रेत जैसी चीज किसी इंसान पर रहम ही नहीं खाती। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ और उसने एक बार भी मेरी आंखों में उन आंसुओं को नहीं देखा जो अपनों से मिलने की खुशी थी। उस राक्षस को क्या पता अपनों से बिछड़ने का क्या दर्द होता है। तभी मैंने देखा कि अब उस गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि मुझे सड़क के पास वाले पेड़ पौधे भी किसी तेज आंधी की तरह लग रहे थे। वो बहुत ही जल्दी निकल रहे थे। जब मैंने गाड़ी के एक्सीलेटर घड़ी की तरफ देखा तो गाड़ी की स्पीड जितनी होनी चाहिए थी उससे भी कहीं ज़्यादा थी। गाड़ी के करीब से निकलने वाले पेड़ पौधों का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपनी मौत को देख पा रहा था। और इतने में ही सामने से एक तेज रोशनी मुझे झलकती हुई नजर आई और उस रोशनी को देखते ऐसा लग रहा था मानो कोई ट्रक बहुत तेज रफ्तार के साथ इस गाड़ी की तरफ बढ़ रही है और अगर इनके बीच जल्दी टकराव हुआ तो फिर एक बहुत बड़े हादसे का जन्म लेना एक लाजमी सी बात है। कुछ देर तक तो मैं यूं ही गाड़ी के अंदर हैरानी से सब कुछ देखता रहा और उसके बाद वही हादसा हुआ जिसका मुझे डर था। हमारी गाड़ी एक बहुत तेज रफ्तार के साथ और इस बार मेरा सर किसी चीज से टकराया। लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि मैं अभी तक सही था, लेकिन मुझे एहसास हो रहा था कि हम जिस गाड़ी के अंदर बैठे थे अब वो गायब हो चुकी है। फिर दूसरे ही क्षण मैंने देखा कि मैं उस पुरानी पड़ी खंडर गाड़ी के पास खड़ा था। उस गाड़ी के पास मेरे अलावा जुनैद का कटा फटा शरीर पड़ा था और वो यात्री भी बुरी हालत में वहीं जमीन पर गिरा हुआ था। पता नहीं कैसे, लेकिन अचानक ही वहाँ एम्बुलेंस दाखिल हुई। मुझे नहीं पता वो एम्बुलेंस वहाँ कैसे पहुंची, लेकिन मेरी भी स्थिति खराब थी तो हम तीनों को अस्पताल में लेकर गए और वहाँ हमारा अच्छा इलाज चला। मुझे भी काफ़ी चोट आई थी जिनका मुझे आभास ही नहीं था और बाद में मुझे पता चला कि जिस जगह पर जुनैद की मौत हुई थी वहाँ एक ट्रक और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और उस गाड़ी वाले का उस हादसे में कोई कसूर ही नहीं था।
तो उसकी आत्मा आज तक उस सड़क पर यूं ही भटकती रहती है। कहते हैं वो कुछ लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए वहीं पर चक्कर काटती है, लेकिन जुनैद का उसमें क्या कसूर था ये हम आज तक नहीं जान पाए। फिर मुझे पता चला कि गलती से जुनैद ने उस गाड़ी के पहिए पर टॉयलेट कर दिया था और उस आत्मा को ये हरकत बहुत गंदी लगी, जिस वजह से उसने जुनैद को मौत में बदल दिया। फिर दोस्तों इस वाक़े के बाद मैंने रात में बस जैसे सफ़र को करना छोड़ ही दिया, और बस और ट्रैवलिंग जैसी चीज़ें कभी भी रात में धोखा दे सकती हैं। अंत में अब रात में बिल्कुल सफ़र ही नहीं करता। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।